सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 3 है मुद्रा एवं बैंकिंग। ये नया अध्याय आज शुरू हो रहा है। तो अध्याय शुरू होने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ दी हुई हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। इन्हें अगर शुरू में आप समझ लेंगे तो तभी जो पूरा जो चैप्टर है वो हमको आसानी से समझ में आएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई है, आइए इसको एक नज़र में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, सबसे पहला जो पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम। प्यारे बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में जब मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी और मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय लोग वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे, यानी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेते थे। तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मान लीजिए किसी के पास गेहूं ज़्यादा, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा गेहूं है, तो वो गेहूं देकर अपने ज़रूरत की दूसरी चीज़ें दूसरों से ले लेता था। गेहूं देकर दूसरे से वो क्या करता था, वो चावल ले लेता था। और गेहूं दे करके वो जो है मिट्टी के बर्तन ले लेता था। गेहूं दे करके वो जो है सब्जी ले लेता था। तो यानी वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था। जो ज़रूरत से ज़्यादा जिसके पास सामान होता था, अपनी आवश्यकता से अधिक होता था, तो उस वस्तु को देकर अपनी अन्य ज़रूरत की चीज़ें दूसरों से लेता था। यानी वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होता था। तो उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। क्योंकि उस समय जो है मुद्रा नहीं थी, तो लोग जो है अपनी वस्तु, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु का लेन देन करते थे। तो इस प्रणाली को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्रत्यक्ष विनिमय का मतलब डायरेक्ट वो क्या करते थे, वस्तु का आदान प्रदान करते थे। एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु लेते थे, एक वस्तु लेते थे, दूसरी वस्तु देते थे। तो इसे यही प्रत्यक्ष विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें देखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली ये प्राचीन काल में थी, जब मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी, जब मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था, जब बहुत जो है समाज विकसित अवस्था में नहीं था, बहुत सारी जो है जो चीज़ें हैं उनका आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी, कुछ कंडीशन थी। उस कंडीशन के आधार पर ही ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ आवश्यक शर्तें हैं, ये देख लेते हैं। सीमित आवश्यकताएं, यानी उस समय क्या था, उस समय लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी। ज़्यादातर लोगों का जो जीवन निर्वाह होता था, अपने जो भोजन, उनकी जो मूल आवश्यकता थी वही आवश्यकता थी, उससे ज़्यादा उनकी आवश्यकता थी ही नहीं। तो उस समय क्या था, सीमित आवश्यकताएं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली जो कंडीशन है, उस सीमित आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरी है सीमित विनिमय क्षेत्र। जो विनिमय क्षेत्र है, जहाँ से वस्तु का वो आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, उसका क्षेत्र भी सीमित होना चाहिए। यानी एक छोटे क्षेत्रों में ही ये जो है हो सकता है। अविकसित समाज, उस समय क्या था, समाज अविकसित था, यानी समय इतना विज्ञान विज्ञान का इतना डेवलप नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ था, उद्योग, कारखाने, मशीनें, ये सब चीज़ें का निर्माण नहीं हुआ था, परिवहन, संचार, व्यापार, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा विकसित नहीं था। तो ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए दूसरी कंडीशन है अविकसित समाज, यानी समाज बहुत पिछड़ी अवस्था में था या पिछड़ी अवस्था में होना चाहिए, वहीं पर ये जो है प्रणाली लागू हो सकती है। मुद्रा का अभाव, क्योंकि उस समय मैंने जो बताया, प्राचीन काल में मुद्रा का निर्माण ही नहीं हुआ था, मुद्रा का जो है प्रचलन ही नहीं था, इसलिए लोग वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। आवश्यकता का दोहरा संयोग, आवश्यकता का दोहरा संयोग का मतलब यह है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो हमें ऐसा व्यक्ति वो मिलना चाहिए जो हमारा सामान लेकर के अपना सामान देना चाह रहा हो। तो दोहरा संयोग का मतलब ये हो गया कि हमारी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता जो है दूसरी व्यक्ति पूर्ति करता हो। तो ये दोहरा संयोग है, इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। अगर इसमें ऐसा व्यक्ति जो हमारा सामान लेकर दूसरा सामान नहीं देना चाह रहा है, तो वो दोहरा संयोग का ये मतलब एक कठिनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कह रहा है दोहरा संयोग होना चाहिए, जो हमारा सामान लेना चाहता हो और अपना सामान देना चाहता हो। तो ये आवश्यकता का दोहरा संयोग है।
परिवहन के साधनों का अभाव, उस समय क्या था, परिवहन के साधनों का अभाव था, सड़क, रेल मार्ग, ये सब चीज़ों का निर्माण नहीं हुआ था, इसीलिए लोग दूर दूर तक जा नहीं पाते थे। तो ये 4 कंडीशन इसमें दिया हुआ है जिसके लिए वस्तु विनिमय प्रणाली जो है के लिए आवश्यक है। सीमित आवश्यकताएं, सीमित विनिमय क्षेत्र, अविकसित समाज, मुद्रा का अभाव, आवश्यकता का दोहरा संयोग, परिवहन के साधनों का अभाव। इसके बाद इसमें देखिए दिया हुआ है, इसमें जो कंडीशन है वस्तु विनिमय प्रणाली की कंडीशन में और सरल शब्दों में आपको बता दूं। और वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आवश्यक शर्तें हैं, इसमें 2 पक्ष होने चाहिए और 1 वस्तु होनी चाहिए, और जो आदान प्रदान होता है वो परस्पर होना चाहिए, यानी स्वैच्छिक होना चाहिए। एक व्यक्ति देना चाहता है, दूसरा व्यक्ति लेना चाहता है, तभी वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कार्य करती है। और ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आवश्यक शर्त है वो जो है वैधानिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 शर्तें हैं जो इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि 2 पक्ष होने चाहिए, 1 वस्तु होनी चाहिए, और ये परस्पर एक दूसरे को जो है स्वैच्छिक रूप से देना चाहते हों, और ये जो है विनिमय हो ये वैधानिक होना चाहिए, किसी दबाव में ये जो है सहयोग काम नहीं करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ, पहला है ये सरल प्रणाली है। सरल प्रणाली मतलब बहुत आसानी से एक सामान दिया, दूसरा सामान ले लिया, तो एक सरल प्रणाली है, बहुत ईजी है। दूसरा है परस्पर सहयोग में वृद्धि। देखिए, जब हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे से लेन देन करते हैं, तो उससे क्या बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है, कोऑपरेशन बढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो प्रॉफिट है। तीसरा इसका जो फ़ायदा है, आर्थिक असमानताएँ नहीं। आर्थिक असमानताएँ नहीं मतलब वस्तु विनिमय का जो लाभ है, आर्थिक असमानताएं इसमें नहीं होती हैं। सभी व्यक्ति जो होते हैं आर्थिक दृष्टि से लगभग एक समान होते हैं, एक तरह के होते हैं, तो इसमें आर्थिक असमानता नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आर्थिक उच्चावचनों से मुक्ति। आर्थिक उच्चावचन मतलब यह है कि जो अर्थव्यवस्था है, लोग जो रहने हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, वो ज़्यादा अमीर और गरीब नहीं होते हैं, लगभग वो समान जो है प्लेटफार्म पर रहते हैं, उनकी समान जो स्थिति होती है, समान स्तर के लोग रहते हैं। तो उसमें जो है समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके अलावा इसका जो चौथा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरलता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरलता भी इसमें होती है, क्योंकि वस्तुओं का आदान, एक वस्तु हम दे रहे हैं, दूसरी वस्तु ले रहे हैं, तो ये आसानी से हो जाता है। ये वस्तु विनिमय का लाभ है। इसके अलावा भी वस्तु विनिमय का मैं लाभ आपको बताता हूँ। वस्तु विनिमय लाभ का मतलब ये है कि एक दूसरे से आदान प्रदान करके हम बड़ी आसानी से अपने ज़रूरत का सामान प्राप्त कर लेते हैं, और लाभ दोनों को होता है। इसमें जो वस्तु देता है उसे भी लाभ होता है, और जो वस्तु लेता है दोनों को लाभ होता है, क्योंकि हम वही वस्तु लेते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हमें लाभ हो गया, और दूसरा व्यक्ति वो वही सामान लेता है जो उसको ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो लाभ दोनों को होता है। और परस्पर सहयोग बढ़ता है, सरल प्रणाली है, आर्थिक इसमें असमानता जो है नहीं पाई जाती है। तो ये वस्तु विनिमय के क्या हो गए, लाभ हो गए। अब देखिए, ये तो हमने वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ लाभ देख लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ जो है शर्तें देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ हैं उसमें देखिए, पहला है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब ये है कि हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता है जो हमारा सामान लेना चाहता है और उसके बदले में अपना सामान देना चाहता है। मान लीजिए मैं गेहूं देकर चावल लेना चाह रहा हूं, तो हमें ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ेगा जो गेहूं ले करके चावल देना चाहता है। मान लीजिए दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो चावल तो देना चाहता है लेकिन उसके बदले में गेहूं नहीं लेना चाहता है, तो इसका मतलब यहाँ विनिमय तो नहीं होगा। ये बहुत बड़ी कठिनाई है। तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली जो प्रचलित थी वो सही तो थी कुछ मायने में, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी थी। तो दोहरे संयोग मतलब ऐसे व्यक्ति को हमें खोजना पड़ता था जो हमारा सामान लेना चाहता है और उसके बदले में अपना सामान देना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा जो है मुश्किल थी। दूसरा इसकी जो कठिनाई है, मूल्य मापन का अभाव। प्यारे बच्चों, मूल्य मापन का अभाव का मतलब यह है कि जब उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, चूँकि मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था, मुद्रा नहीं थी, तो वस्तु मूल्य मापन का अभाव, उसमें मूल्य की किसी वस्तु की कीमत ही नहीं थी, किसी वस्तु का हमें कीमत का ही पता नहीं था।
मान लीजिए मैं जो है मेरे पास सरसों है, मेरे पास 10 किलो सरसों है, 10 किलो सरसों दे के मैं जो है बकरी लेना चाह रहा हूँ। और संयोग से ऐसा व्यक्ति मिल गया जो 10 किलो सरसों लेना चाह रहा है और 10 वो जो इसके बदले में बकरी देना चाह रहा है, तो यहाँ पे विनिमय तो हो गया, लेकिन यह है कि 10 किलो बकरी 10 किलो सरसों का जितना मूल्य होना चाहिए क्या बकरी का भी उतना ही मूल्य है? तो इसमें क्या होता था, इसमें जो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, तो उस समय जब हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे तो उसमें किसी जो है चूँकि उसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई कीमत का मूल्य उसका कोई मापन पैमाना नहीं था, तो उससे घाटा भी होता था। हम ज़्यादा कीमत का सामान दे देते थे और ज़्यादा जो है हमें कम कीमत का सामान मिल जाता था, तो उसमें मूल्य मापन का अभाव था, किसी वस्तु की कोई भी जो है कीमत नहीं थी। तो इससे ये एक समस्या थी, यानी इसमें ज़्यादा जो कीमत का सामान चला जाता था, कम कीमत का सामान हमें जो है मिलता था, तो ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। वस्तु विभाजन में कठिनाई, यानी बहुत सी वस्तुएं ऐसी थी जिसका विभाजन संभव नहीं था। मान लीजिए मैं जो है जो 20 किलो गेहूँ देकर एक गाय लेना चाहता हूँ। अब 20 किलो गेहूँ देकर मैं गाय लेना चाहता हूँ, तो अब जो गाय देना चाहता है वो चाहता है कि मैं अपनी गाय के बदले में 40 किलो गेहूँ लूँगा। तो इसका मतलब यह है कि अपनी गाय की कीमत कितनी लगाई, उसने 40 किलो गेहूँ लगाई और हम देना चाहते हैं 20 किलो गेहूँ। तो अब इसमें क्या है, अब वो 20 किलो गेहूँ का मतलब है कि आधी गाय, तो 20 किलो गेहूँ दे करके वो गाय को आधी काट के तो देगा नहीं, गाय तो पूरी देगा। तो इस वजह से जब कीमत नहीं थी, तो कीमत न होने के कारण बहुत सामान ऐसे थे जिसका जो विभाजन संभव नहीं था, उसको हम काट के नहीं दे सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। मूल्य संचय का अभाव, मूल्य संचय का अभाव का मतलब यह है कि उस समय जब मुद्रा थी नहीं, तो मूल्य जो था उसको हम संचय करके ही नहीं रख सकते। जैसे मान लिया मुद्रा है, अब मुद्रा क्या है, हमने सामान बेच रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो पैसा हमने इकट्ठा करके रख लिया कि हमारे पास 10,000 इकट्ठा हो गया है। लेकिन यह है कि उस समय क्योंकि वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता था, तो मान लीजिए वस्तु के बदले में हमने सब्जी खरीद के बहुत सारी जो है 1 कुंटल सब्जी रख ली, लेकिन यह सब्जी नाशवान है, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है, ख़राब हो जाएगी, तो उसको हम संचय कहाँ हो रहा है। तो हम कोई चीज़ अगर आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसकी जो कीमत है उसको हम इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। स्थान परिवर्तन की समस्या, देखिए स्थान परिवर्तन की भी समस्या थी। इसमें स्थान परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मैं बॉम्बे चला गया, मैंने काम करने के लिए बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैं गया, वहाँ काम करते करते काम के बदले मुझे अनाज मिलता था, काम के बदले में और समाज समेत जरूरत की चीज़ें मिलती थी। काम के बदले में मुझे 2 बीघे ज़मीन मिल गई। अब काम के बदले में जब ज़मीन 2 बीघे मिल गई, तो वो अब क्या था, क्योंकि उस समय मुद्रा तो थी नहीं, तो अब मैं वो ज़मीन लेके थोड़ी आ पाऊँगा यहाँ, मैं ज़मीन लेके नहीं आ पाऊँगा। तो मैं वो स्थान जो है मैंने जो काम के बदले में मुझे ज़मीन मिली है, ज़मीन लेके नहीं आ सकता। लेकिन जो अब क्या है, अब तो मुद्रा है। मान लिया हमने ज़मीन ले ली और ज़मीन हमने क्या किया, 2 साल बाद 3 साल बाद हमने बेच दिया, मुद्रा मिल के लेके आ गए, लेकिन उस समय मुद्रा थी नहीं। तो इसलिए स्थान परिवर्तन की भी बड़ी कठिनाई थी। भावी भुगतान की असुविधा, भावी भुगतान की असुविधा का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, ये तो डायरेक्ट विनिमय था, एक वस्तु दिया दूसरी वस्तु ले लिया, ये तो सही था। लेकिन यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि जो है मुझे चावल तुम 10 किलो दे दो और मैं 20 किलो गेहूँ तुम्हें दे दूँगा, तो ऐसा नहीं था उस समय। वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। उसमें भविष्य में उसे जो है उसका भविष्य में उसका भुगतान होना संभव नहीं था, क्योंकि मेरी ज़रूरत की जो चीज़ थी मुझे तो तुरंत चाहिए। विनिमय मैं तभी करता था जब मुझे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब जो है मैं सामान दे रहा हूँ, तो मुझे सामान के बदले में तुरंत सामान चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मैं दे रहा हूँ तुम बाद में दे देना, मैं दे रहा हूँ तुम बाद में दे देना, या वो दे रहा मैं बाद में दे दूँगा, ऐसा नहीं था। ये असुविधा थी बहुत बड़ी। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत बड़ी कठिनाई थी। ऐसी ही नाशवान वस्तुएं थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई थी। अब इसमें आइए देखते हैं मुद्रा के प्रादुर्भाव से वस्तु विनिमय की कठिनाई का निराकरण। यानी अब ये कह रहा है कि जब मुद्रा का निर्माण हो गया, जब मुद्रा प्रचलन में आ गई, तो मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं को जो है खरीदने लगे, तो मुद्रा के निर्माण हो जाने से वस्तु विनिमय की जो कठिनाई थी, वस्तु विनिमय की यही कठिनाई थी ना, मूल्य मापन का अभाव था, वस्तु विभाजन की समस्या थी, मूल्य संचय का अभाव था। लेकिन जब मुद्रा का निर्माण हो गया तो वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाई क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो पहला इस क्रम से देखते हैं
मौद्रिक प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती, यानी मुद्रा जब प्रणाली आ गई, मुद्रा मार्केट में आ गई, मुद्रा का निर्माण हो गया, तो दोहरे संयोग, हमें ऐसे व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता नहीं है जो हमारा सामान लेकर दूसरा सामान देना चाह रहा हो, बल्कि हमारे पास मुद्रा है तो हम अपने ज़रूरत की चीज़ें मुद्रा देकर आसानी से कहीं भी ले सकते हैं। तो हमें इसमें जो है मुद्रा एक ऐसा जो है इसमें सिस्टम आ गया समाज में, जिससे सारी कठिनाई जो है वस्तु विनिमय की दूर हो गई। दूसरा है मुद्रा मूल्य मापक का कार्य करता है। मुद्रा जो है क्या है, मुद्रा मूल्य मापक एक मुद्रा के द्वारा मूल्य मापक मतलब एक पैमाना, एक कीमत होती है, निश्चित कीमत होती है। तो वो जो पहले क्या था, हम ज़्यादा कीमत का सामान दे देते थे, कम कीमत का सामान मिलता था तो उसमें घाटा हो जाता था, लेने देने वाले दोनों में से एक का घाटा होता था, तो वो समस्या अब दूर हो गई। अब मुद्रा के द्वारा हर वस्तु की कीमत निर्धारित हो गई, तो हम उतनी ही मुद्रा देते हैं जितने का हम सामान लेते हैं। तो ये मुद्रा जो मूल्य मापक की कठिनाई थी वो भी दूर हो गई। प्रत्येक वस्तु का क्रय विक्रय मुद्रा द्वारा किया जाता है। अब देखिए हर वस्तु क्या होता है, मुद्रा का निर्माण हो जाने के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली जो है लगभग समाप्त हो गई। अब मुद्रा के द्वारा ही वस्तुओं का आदान प्रदान क्रय विक्रय जो है होता है। मुद्रा के रूप में मूल्य संचय संभव हो गया। जब मुद्रा बन गई तो मूल्य संचय जो की समस्या थी वो भी दूर हो गई, यानी मुद्रा के द्वारा हम सामान वस्तु को बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, उससे जो मुद्रा मिल रही है हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो मुद्रा हमारी संचय हो गई। हम इकट्ठा करके अपना जो है मुद्रा को इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे पास 10,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की मुद्रा, 2 लाख के रुपए की जो है हमारे पास है, तो वो संचय संभव हो गया, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। मुद्रा द्वारा भारी भुगतान की कठिनाई दूर हो गई। मुद्रा का जब निर्माण हो गया तो मुद्रा का निर्माण हो जाने से क्या हुआ कि हर वस्तु की कीमत निश्चित हो गई, और उसके बाद अब इससे क्या हुआ, जो भावी भुगतान की कठिनाई थी वो भी दूर हो गई। यानी मुद्रा हमने जैसे मान लीजिए हमने जो है 1,000 रुपये का सामान किसी को दे दिया, तो अब 1,000 निश्चित है कि वो 1,000 रुपया हमको देगा, तो ये हम जो है भावी भुगतान भी कर सकते हैं, बिना उसका जो है पैसा लिए भी उसको हम सामान को दे सकते हैं। 1,000 रुपये का हमने उसका हमारे जो है ऋण है उसके पास, उधार है, वो दे देगा, तो क्योंकि निश्चित है 1,000 रुपये देना है। तो मुद्रा के निर्माण से भावी भुगतान की कठिनाई दूर हो गई। मूल्य हस्तांतरण की समस्या का समाधान हो गया, जो मूल्य हस्तांतरण था उसकी समस्या का समाधान हो गया। इस तरह से बहुत सारी जो समस्याएं थी वस्तु विनिमय की, वो जो है मुद्रा निर्माण के कारण वो जो है क्या हो गई, दूर हो गई, समाप्त हो गई। अगला इसमें दिया मुद्रा द्वारा भारी भुगतान की कठिनाई दूर हो गई। ये जो है अभी ऊपर भी हमने पढ़ा। मूल्य हस्तांतरण की समस्या का समाधान ये भी हमने देख लिया। उसके बाद देखिए मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य मापक, स्थगित भुगतानों के मान, मूल्य संचय के साधन के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिससे राज्य की संरक्षण अथवा मान्यता प्राप्त होती है। देखिए मुद्रा क्या है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का काम करती है। मुद्रा क्या करती है, विनिमय का काम करती है। विनिमय का मतलब लेन देन का काम करती है। मुद्रा से जो है कीमत निर्धारित हो जाती है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, लेन देन काम करते हैं। यह स्थगित भुगतानों के मान, मूल्य संचय के साधन के रूप में सामान्य स्वीकार की जाती है, लेकिन एक कंडीशन इसमें दे रहा है कि जैसे राज्य की संरक्षण अथवा मान्यता प्राप्त। मुद्रा वही है जिसे गवर्नमेंट जो है मान्यता देती है। अगर सरकार मान्यता नहीं देती है तो वह मुद्रा नहीं है। जैसे आपने देखा कि अभी पीछे जो हमारे देश में क्या हुआ, नोटबंदी चली थी, तो नोटबंदी में क्या हुआ, सरकार ने जो पुरानी नोट थी उस नोट को जो है राज्य के संरक्षण से बाहर कर दिया, मान्यता समाप्त कर दिया। तो वो जो मुद्रा थी वो क्या हो गई, एक कागज़ के टुकड़े के बराबर हो गई, उसकी कीमत खत्म हो गई। तो जब तक गवर्नमेंट सरकार उसको मान्यता नहीं देती तब तक वह मुद्रा का कोई कीमत नहीं है, मुद्रा का कोई मूल्य नहीं है, वो विनिमय में काम नहीं कर सकती है। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें दी है और ध्यान से देख लेते हैं। प्रधान कार्य, मुद्रा का प्रधान कार्य विनिमय का माध्यम। मुद्रा का मेन जो मुख्य काम है विनिमय का माध्यम, यानी लेन देन, क्रय विक्रय, और मूल्य मापक, यानी जो है किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है मुद्रा के द्वारा। ये इसका मेन जो है काम है। दूसरा है सहायक अथवा गौड़ कार्य, सेकेंडरी इसका जो फंक्शन है। स्थगित भुगतानों का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। देखा स्थगित भुगतानों का आधार, स्थगित भुगतानों का आधार का मतलब ये हो गया कि स्थगित जो मतलब हम भुगतान को स्थगित कर सकते हैं, मतलब यानी भविष्य में उसको हम जो है हम उसको मुद्रा के द्वारा उसका भुगतान कर सकते हैं। हम मुद्रा का भुगतान भविष्य में कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। यानी हमने जो है मान लीजिए हम 10,000 का सामान ले लिया, तो 10,000 सामान तो हमारा आ गया, अब उसका भुगतान हम बाद में कर सकते हैं।
तो ये जो है स्थगित भुगतान का आधार है। मूल्य का संचय, मूल्य भी हमारा जो है का संचय हो गया, मूल्य हमारा निश्चित हो गया, मूल्य को हम संचित कर सकते हैं, कीमत को हम संचित कर सकते हैं, मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य को भी हम हस्तांतरित कर सकते हैं। तो ये इसका सहायक कार्य हो गया। और तीसरा इसमें दिया आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में है सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, अधिकतम संतुष्टि का आधार, पूंजी को सामान्य रूप देना। तो ये देखिए कुछ इसके जो है कार्य है। सामाजिक आय का वितरण मतलब ये है कि अब देश में समाज देश का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सामाजिक जो दशा है बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत जो है वहाँ पर अभी वहाँ जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो आसानी से नहीं पहुँच पा रही है। वो जो है समाज में बराबर देश के विभिन्न भागों के में जो रहने वाले लोग हैं उनके बराबर की जो हम अगर तुलना करें तो बहुत जो है पिछड़े हुए हैं। तो इस तरह से मुद्रा के द्वारा वहाँ पर ज़्यादा सरकार क्या करती है, वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है मुद्रा व्यय करती है ताकि वो भी जो है समाज में समान प्लेटफार्म पर आ सकें, उनका भी जो है संपूर्ण विकास हो सके। वहाँ सड़कें हैं, पानी है और भोजन है, कृषि है, व्यापार, सब चीज़ों का विकास हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन का विकास हो सके। तो समाज में आय का वितरण जो है किसके द्वारा होता है, जो है मुद्रा के द्वारा होता है। साख का आधार, अधिकतम संतुष्टि का आधार, पूंजी को सामान्य रूप देना। तो ये देखिए मुद्रा के हमने 3 कार्य देख लिए, प्रधान कार्य, सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य हैं। तो ये आज में इसमें जो मुद्रा के बारे में और वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जो चीज़ें मेन दिया था वो मैंने आपको समझा दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो जो है श्योरली आपको जो है ये जो धारणा इसकी है, जो इसका कंसेप्ट है, आप समझ जाएंगे। और ये बेहतर ये रहेगा आप इसको जो है कई बार वीडियो को देखिए और जो है सुनने के बाद स्वयं चिंतन करें और खुद जो है ना उसको जो है इसका जो मेन पॉइंट है लिखें, लिख करके उसको याद करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से आपको वस्तु विनिमय प्रणाली, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं और मुद्रा जो विनिमय प्रणाली है वो उसका क्या फ़ायदा है और इसका जो कार्य है समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो भाग है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।